अलीवर्दी खान, रूलर ऑफ बंगाल, वाज अ वाइज एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अलीवर्दी खान जो कि बंगाल का शासक था, वह एक चतुर और योग्य प्रशासक था। ये बात पहले लाइन में, पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में कही गई है पृष्ठ संख्या 16 पर। और यहीं से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करेंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोगों ने अंतिम में यह देखा था कि वार्स विथ इंडियन रूलर में बंगाल की कहानी क्या बनती है अंग्रेजों के साथ। उसी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो मुगल शासक के समय में अपने व्यापार के लिए बंगाल में अनुमति लेता है, फिर अपनी मनमानी करता है, फिर मुगल शासक के मनाने के बाद भी वो उसके बात को इग्नोर करता है। फिर मुगल साम्राज्य का उस समय का जो शासक था औरंगजेब, उसने कहा कि अब इसको सिखानी होगी सबक। वो युद्ध करता है, युद्ध में वो हार जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज हार जाता है। फिर वहां पर उसको लगता है कि ये चीजें गलती हो गई, अब वो माफी मांग लेता है मुगल शासक से। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यहीं पर कि पृष्ठ संख्या 16 पर आते हुए कि अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल का शासक था, जो कि एक चतुर और योग्य प्रशासक था, प्रशासक के तौर पर जाना जाता था। आगे लिखा हुआ है He was succeeded by his grandson सिराजुद्दौला in 1756। और उसके बाद उसका जो पोता था सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान का जो पोता था सिराजुद्दौला, उसने बंगाल को शासित किया, वो बंगाल का शासक बना, रूलर बना। द यंग नवाब प्रोटेस्टेड द अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। और ये जो यंग नवाब था, यानी कि जो सिराजुद्दौला था जो बना, वो देख रहा था कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सही कार्य नहीं कर रही है, नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, लॉफुल कार्य नहीं कर रही है, तो उसने उसका विरोध किया। दीज एक्टिविटी मेनली इंक्लूडेड अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, इलीगल प्राइवेट ट्रेड एंड अब्यूज ऑफ रॉयल फार्मैन एंड शेल्टर गिवन टू द एनिमीज ऑफ नवाब। अब यहां पर जो अनलॉफुल एक्टिविटी था वो क्या था कि सिराजुद्दौला को दिख रहा है कि ये हमारे दुश्मनों को शरण दे रहा है, यानी कि अपना स्पेस दे रहा है, अपना जगह दे रहा है। ये बहुत सारे जो अलग अलग जो लोग हैं, जो कृषक है, जो प्राइवेट जो ट्रेड है, इन सारे चीजों पर यहां पर इसकी नीयत जो है वो सही नहीं दिख रही है। और यह अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, और जो फोर्ट विलियम, किला विलियम है, वहां पर भी ये सही तरीके से चीजें नहीं कर रहा है, वहां पर भी यह कब्जे वाली चीजें और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें देखकर वो जो युवा शासक था, युवा नवाब था सिराजुद्दौला, उसको ये सारी चीजें गलत लगी कि ये कंपनी जो है जिसको हमने शरण दिया वो हमारा ही पैर काट रहा है, वो हम ही को धोखे दे रहा है, देना चाह रहा है। द नवाब सेंट मेनी रिमाइंडर टू कलकत्ता फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, बट द इंग्लिश पेड नो हीड ऑन देम। ये जो नवाब था, यंग नवाब, युवा नवाब था, अब ज्यादा उम्र भी नहीं था, अब इसने बहुत सारे रिमाइंडर दिए, बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारा चेतावनी दिया इस कंपनी को कि आप लोग इन सारे चीजों पर ध्यान दो, ये सारी चीजें जो हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए, इन सारे चीजों को सेटल करना होगा, इन सारे चीजों पर बात करना होगा, इन सारे चीजों को सही करना होगा। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात को, यानी कि सिराजुद्दौला के बात को नहीं माना। दिस infuriated the Nawab and he ordered his forces to occupy कासिम बाजार फैक्ट्री। और ये सारी चीजें, इतना चेतावनी देने के बावजूद अगर अंग्रेज नहीं मान रहा है तो इन सारी चीजों से जो नवाब है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, और उसने अपने आर्मी को, अपने फोर्स को, अपने सैन्य शक्ति को कहा कि जाओ तुम कासिम बाजार का जो फैक्ट्री है उन लोगों का, उस पर कब्जा कर लो। After the surrender of factory, chief the Nawab marched upon Calcutta and captured it। और जब ये सारी चीजें हुई तो ये जो फैक्ट्री है ये अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, यानी कि यहां पर इसका कब्जा हो गया। एंड after the surrender of the factory chief, the Nawab marched upon Calcutta and captured it। और ये जब युद्ध हुआ, ये जब कैप्चर करने के लिए सिराजुद्दौला का सैन्य शक्ति गया, तो वहां का जो फैक्ट्री का जो मुखिया था वो सरेंडर कर देता है, यानी कि आत्मसमर्पण कर देता है, फैक्ट्री इसके कब्जे में आ जाता है, कारखाना इसके कब्जे में आ जाता है। और उसके बाद नवाब जो है वो
कहता है और वो आगे बढ़ जाता है पूरे कलकत्ता को कैप्चर करने के लिए, पूरे कलकत्ता को अपने अधीन लेने के लिए, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था। द ब्रिटिश इन बंगाल आस्क्ड द मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर री इन्फोर्समेंट। अब ये जो ब्रिटिशर जो बंगाल में था वो अब मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ईस्ट के पार्ट में था, वो फिर साउथ के पार्ट में, जो अभी के भारत देश के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। अब ये अब मद्रास साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जाता है कि आप इस चीज में आओ और इस चीज में मेरी मदद करो बंगाल वाले केस में। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू कलकत्ता विथ एडमिरल चार्ल्स वाटसन। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कलकत्ता भेजा जाता है चार्ल्स वाटसन के साथ, ताकि वो इन सारे मैटर को देखे, ये जो बंगाल में जो चीजें हो रही है, सिराजुद्दौला वाली चीजें हो रही है, इसको सेटल करे, इन सारे चीजों का समस्या का समाधान करे। अब जो बातें आई हैं यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की, यही है वो व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव जो चित्र के माध्यम से दिख रहा है यहाँ पर। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 16 पर हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है कि वो जाता है और ये सारी चीजें होती है। द ब्रिटिश आस्क्ड एडमिरल चार्ल्स वाटसन, दे रिकवर्ड कलकत्ता इन जनवरी 1757, और उसके बाद कलकत्ता जो है वो फिर से रिकवर हो जाता है, यानी कि फिर से वो इस अंग्रेजों के शासन में, इन अंग्रेजों के शासन में आ जाता है। सिराजुद्दौला वाज कंपेल्ड टू साइन द अलीनगर ट्रीटी विद इंग्लिश, और सिराजुद्दौला चूंकि अब यहाँ पर डिफीटेड हो जाता है, तभी तो ये सारी कलकत्ता जो चीजें हैं वो, कलकत्ता जैसा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है दोबारा। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला वहां पर कमजोर हो जाता है और सिराजुद्दौला को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि तुम एक संधि पर हस्ताक्षर करो जो अलीनगर में हुआ था, जिसको अलीनगर ट्रीटी कहते हैं। वहां पर सिराजुद्दौला को मजबूर किया जाता है कि तुम एक ट्रीटी पर, एक संधि पर हस्ताक्षर करो, और वो करता है, और वो ट्रीटी जो है वो अंग्रेजों के साथ होती है। तो दे रिकवर्ड कलकत्ता इन जनवरी 1757, सिराजुद्दौला वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी, और वहां पर वो संधि पर हस्ताक्षर करता है जो अंग्रेजों के साथ वो होता है। द मेन प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी आर, अब हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रीटी में, इस संधि में जिस पर सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया अंग्रेजों के मजबूर करने के बाद, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। यहां पर 4 मुख्य बिंदु दिए गए हुए हैं। पहला, टू अलाउ द कंपनी ऑल द प्रिविलेज सैंक्शन टू देम बाय द देन मुगल एम्पेरर फारुखसियार। यहां पर सबसे पहला ट्रीटी में यह बात कही गई है बड़े स्तर पर कि तुमको, यानी कि सिराजुद्दौला को जो हस्ताक्षर करता है उसमें यह लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला अब से जो भी मुगल एम्पेरर जो परमिशन दिया था, जिसका नाम फारुखसियार था, मुगल एम्पेरर जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में आने के लिए परमिशन दिया था, और उसने जो जो चीजें कही थी वो सारी चीजें मैं करूंगा, इस पर तुम हस्ताक्षर करो। वो हस्ताक्षर सिराजुद्दौला के द्वारा होता है क्योंकि वो तो मजबूर था। तो ठीक है, अब जो फारुखसियार ने कहा अब वो करो तुम, पहला। दूसरा, टू एग्जेम्प्ट ऑल द इंग्लिश गुड पासिंग थ्रू बंगाल फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, इस पर भी तुमको हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर किया उस पर यह भी लिखा हुआ था कि जितने भी कस्टम ड्यूटी हैं, जितने भी जो हम एक देश से दूसरे देश ले जाएंगे, यानी कि कस्टम ड्यूटी का मतलब यहां पर होता है कस्टम ड्यूटी, यहां पर सीधा सीधा तौर पर यह समझिए कि कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश ले जाने के बीच में जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी, कस्टम कर कहते हैं। वो चीजें भी यहां पर कही गई कि ये चीजें भी हमें नहीं देना है, इस पर भी आपको हस्ताक्षर करना होगा। वो करता है। अगर हम अपने देश या किसी और देश में ले जाएं तो वहां पर भी हम बंगाल को कस्टम ड्यूटी और मुगल साम्राज्य को कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे। अब तीसरा, टू अलाउ द कंपनी टू क्वाइन मनी इन कलकत्ता, उस ट्रीटी में ये भी, इस पर भी हस्ताक्षर करवाया जाता है कि कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देना है, अनुमति देना है कि वो क्वाइन मनी अपने कलकत्ता में लॉन्च कर सके, सिक्का लॉन्च कर सके। चौथा, टू अलाउ द ब्रिटिश टू फोर्टिफाई कलकत्ता विदाउट एनी हिंड्रेंस, और ब्रिटिशर्स को यह भी अलाउ करना, अनुमति देना है कि वो कलकत्ता में बिना किसी बाधा के अपना सारा कार्य अच्छे से कर सके। द ट्रीटी वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर सिराजुद्दौला, अब ये जो संधि है सारा कुछ सिराजुद्दौला के अपोजिट जा रहा है, सब कुछ उसके विचार के अपोजिट जा रहा है। वो मजबूरी में हस्ताक्षर किया क्योंकि उसको मजबूर किया गया। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो था सिराजुद्दौला के लिए ह्यूमिलिएटिंग था, यानी कि
वो इसको नीचा दिखाने वाला था, यानी कि परेशान करने वाला था ये ट्रीटी। बट हिज प्रिंसिपल एडवाइजर एंड मिनिस्टर्स एडवाइज हिम टू एक्सेप्ट इट। लेकिन उसके जो प्रिंसिपल, जो उसके सहायक थे, जो उसके मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने उसको बोला कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दो, क्योंकि अगले को भी लग रहा था कि अगर ये हस्ताक्षर नहीं करेगा इसको बंदी बना लिया जाएगा, सिराजुद्दौला को, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके एडवाइजर, उसके जो सहायक थे, उसको जो सलाह देने वाले जो सलाहकार थे और जो उसके मंत्रिमंडल के लोग थे, उसने बोला कि कर दो हस्ताक्षर। अब मरता क्या नहीं करता वाली बात थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, तो सिराजुद्दौला जो है वो करता है हस्ताक्षर और ये ट्रीटी जो है, अलीनगर ट्रीटी जो है, ये बन जाती है अंग्रेजों और मुगलों के बीच में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बंगाल के बाद। अब हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ पलासी की, जो वर्ष 1757 में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर यह बैटल ऑफ पलासी का मतलब क्या है, आखिर यह बैटल ऑफ पलासी कहता क्या है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी का एक चित्र दिया गया हुआ है, उस समय का एक चित्र है जिस पर बैटल ऑफ पलासी को देखा जा सकता है चित्र के माध्यम से। यह हुआ था वर्ष 1757 में। बैटल ऑफ पलासी के बारे में कहा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव हु स्टार्टेड हिज कैरियर इन द कंपनी एज अ क्लर्क वाज अ क्लेवर मैन। रॉबर्ट क्लाइव जो एक व्यक्ति था जिसने इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर अपना कार्य शुरू किया था, अपना कैरियर शुरू किया था, वो एक बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति था। Recognizing the weakness of the political structure in Bengal, he conspired with some of the corrupt member of the Nawab's court, such as Mir Jafar, the commander, Jagat Seth, the banker of Bengal, and Omi Chand, the treasurer. अब चूंकि वो क्लेवर था, वो चतुर था, वो चालाक था, रॉबर्ट क्लाइव, तो उसने देखा कि ये जो बंगाल है, बंगाल वाला जो क्षेत्र है जिसकी बात हम लोगों ने पहले की, यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो करप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं। अगर हम इन लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो हमें और भी बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने साम्राज्य को फैलाने में। तो यहां पर 3 व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है जो नवाब के कोर्ट में, यानी कि उस समय के जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब था, मुगल शासन चल रहा था, तो उस समय के नवाब के कोर्ट में जो कमांडर था मीर जाफर, जो बैंकर था बंगाल का जगत सेठ, और जो वहां का खजानची था, ट्रेजरर था ओमी चंद, उसको उसने लुभावना ऑफर दिया और कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। और ये सारी चीजें जो है, ये जो षड्यंत्र जो रचा गया था, ये सारी चीजें रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में जाती है। मीर जाफर वाज एश्योर्ड बाय द ब्रिटिश दैट ही वुड बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर सिराजुद्दौला वाज डिपोज। और मीर जाफर को यह आश्वासन दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया है मीर जाफर, ओमीचंद, जगत सेठ का। मीर जाफर को यह ऑफर दिया जाता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अभी जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसको हम लोग हरा देंगे और तुमको नवाब बना देंगे। द वार वाज इनविटेबल ड्यू टू फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी, इसलिए जो वार जो था, वो युद्ध जो था, वो भी आगे बढ़ रहा था। द ब्रिटिश accused Sirajuddaulah of conspiring with the French against them, and Robert Clive with a small army of 8,000 European soldiers marched towards Murshidabad. The British accused Sirajuddaulah of conspiring with the French against them. ब्रिटिश जो है, यानी कि अब ये सारी कुछ षड्यंत्र की खेल चल रही थी, तो जो अंग्रेज था वो सिराजुद्दौला पर आरोप लगाता है कि वो फ्रांस के लोगों के साथ, जैसा हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस के साथ, फ्रेंच के साथ इंग्लैंड की लड़ाई थी, जैसा हम लोगों ने कार्नेटिक वार, ये सारा कुछ देखा था। तो ये सिराजुद्दौला पर आरोप लगाता है द देन बंगाल का नवाब, उस समय के तत्कालीन बंगाल के नवाब पर, कि ये फ्रेंच आर्मी से, फ्रेंच शक्ति से मिला हुआ है और ये हमारे खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा है। फ्रेंच अगेंस्ट देम एंड रॉबर्ट क्लाइव, और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो 8,000 यूरोपियन सोल्जर के साथ आगे बढ़ जाता है, मार्च आगे बढ़ जाता है, और वो उस क्षेत्र का नाम है मुर्शिदाबाद, यानी कि मुर्शिदाबाद की तरफ ये अपने 8,000 अंग्रेज सैन्य बल के साथ आगे बढ़ता है ताकि ये उसको कब्जे में कर सके। इन द बैटल ऑफ पलासी सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, इम्प्रिजन्ड एंड लेटर किल्ड। और यहीं पर जो मुर्शिदाबाद वाला क्षेत्र है, यहीं पर बैटल ऑफ पलासी वगैरह ये सारी चीजें
की नींव रखी जाती है। फिर बैटल ऑफ पलासी होता है, पलासी के क्षेत्र में बैटल ऑफ पलासी होता है। सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और बाद में मार दिया जाता है। मीर जाफर एंड हिज ट्रूप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर, और मीर जाफर और उसकी जो सेना थी वो इस युद्ध में शामिल नहीं होती है, ना अंग्रेजों की तरफ से ना अपने नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से, क्योंकि यहां पर तो सारा षड्यंत्र था। मीर जाफर अपने आप को अलग कर लेता है नवाब से, क्योंकि उसको पता है कि वो इधर मिला हुआ है, ये हरा देगा अगर हम लोग हट जाएंगे तो, और इसके हारने के बाद जैसा कि कहा गया है मुझे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 16 पर ही, मीर जाफर वाज मेड द नवाब, उसके बाद मीर जाफर को जैसा कहा गया था वैसे नवाब बना दिया गया। द कंपनी रिवार्डेड हिम विद द ग्रांट ऑफ द जागीरदारी ऑफ 24 परगना एंड ह्यूज सम वाज पेड टू द ऑफिसर्स इंक्लूडिंग क्लाइव। ये जो कंपनी है वो इसको यानी कि मीर जाफर को ग्रांट करती है, परमिशन देती है कि तुम ये जो 24 परगना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जागीरदारी है, जो यहाँ का टैक्स है, जो लैंड टैक्स है, जमीनी कर है, भूमि कर है, अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ, वो तुम लो, और बहुत सारे पैसे जो हैं ऑफिसर्स और यहां तक कि अपने रॉबर्ट क्लाइव को भी अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा दिया जाता है। द कंपनी गॉट अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड, और कंपनी के पास बिना किसी मतभेद के, बिना किसी असमंजस के खुला व्यापार करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। द बैटल ऑफ पलासी इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यह जो बैटल ऑफ पलासी है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है भारतीय इतिहास में। इट मार्क्ड द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, और माना जाता है कि बैटल ऑफ पलासी से ही वो जो छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो व्यापार करने आई थी, वो एक बहुत बड़ा सैन्य शक्ति, बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति बन जाता है। आगे लास्ट लाइन कहता है, द ब्रिटिश गॉट अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे इवेंचुअली कंकर्ड द होल इंडिया, और यहां से अंग्रेजों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऐसा स्थान मिल जाता है, एक ऐसा मंच मिल जाता है जहां से वो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है, पूरे भारत को अपने अधीन ले सकता है। अब यहां पर एक फैक्ट फाइल है जिसकी बात हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है फैक्ट के तौर पर, यानी कि तथ्य के तौर पर, जवाहरलाल नेहरू इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 डिस्क्राइब्स क्लाइव एज हैविंग ओन द बैटल by promoting treason and forgery, and pointedly notes that British rule in India had an unsavory beginning and something of what bitter taste has clung to it ever since। अब यहां पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि वर्ष 1946 में लिखा गया था, उसमें लिखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो बैटल ऑफ पलासी का मेन सूत्रधार था, कि जो उनके जो शब्द हैं वही यहां पर उस बुक से सारा कुछ कोट किया गया हुआ है, लिखा गया हुआ है, वही शब्द यहां पर लिखे गए हुए हैं, वही लाइन लिखे गए हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव के लिए जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के विचार कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बहुत ज्यादा धोखे से, बहुत ज्यादा षड्यंत्र से अपने आप को आगे बढ़ाता था, अपना कार्य करता था, और ये जो चीजें हुई बैटल ऑफ पलासी, ये जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को यानी कि भारत में अंग्रेज शासन को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ, और ये चीजें जो हैं ये भारत के लिए हमेशा से एक कड़वा टेस्ट, कड़वा सत्य, बिटर टेस्ट के तौर पर माना जाएगा, माना जा रहा है और माना जाता रहेगा। ये सारे चीज जो है फैक्ट फाइल के तौर पर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के विचार। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द बैटल ऑफ बक्सर 1764 का, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर की बात के लिए हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, वहां पर हम लोग बैटल ऑफ बक्सर और उसके आगे की बात करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।